अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 6 हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इट इज़ रिलेटेड टू ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। और जहाँ तक ग्राफ की बात है तो इससे पहले मैथ्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर आप ग्राफ ड्रा करना सीख चुके हैं। तो इसमें कुछ बेसिक बातों की रिवीजन करते चले जाते हैं कि ग्राफ जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ड्रा करेंगे हम यहाँ पे, जिसमें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। यहाँ पर चैप्टर के स्टार्ट में उसने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है, जो हमने मेरे ख्याल में पहले लेक्चर में थोड़ा सा इस रिव्यू किया था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं जी। क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4। क्वाड्रेंट 1 में वो कहता है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये फिगर जो 6.1 है इसमें ये बता रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होते हैं। लेकिन एनीवे यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ कि प्रैक्टिकली जो बिज़नेस मैथ्स में फ़र्स्ट क्वाड्रेंट पर ही ज़्यादा ग्राफ ड्रा होंगे। क्लियर? तो एनीवे चारों क्वाड्रेंट का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो ड्रा करते हैं उसमें प्रिसीशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे हम कि बिज़नेस मैथ के कॉन्टेक्स्ट में कि हमारे ग्राफ की स्केलिंग एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर ग्राफ पेपर पर ड्रा नहीं करेंगे, सिंपल कॉपी पर ही ड्रा करेंगे अपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए, और इसलिए स्केलिंग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब किसी एक पॉइंट को ड्रा कर रहे हैं तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हैं 3 और 4, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। ठीक है, अगर किसी के कोऑर्डिनेट हैं -1 एंड 5, तो x माइनस है जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x के लिए होता है, और सेकंड जो कोऑर्डिनेट होता है वो y के लिए होता है। तो -1 और 3 है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -5 और -10 हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। अगर किसी के कोऑर्डिनेट्स 7 और -2 हैं तो y माइनस का x पॉजिटिव का, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है। राइट? तो पॉइंट्स इस तरह से हम कोऑर्डिनेट पर अपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पर उस पॉइंट को ड्रा कर सकते हैं। एज़ फार एज़ किसी इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने की बात है तो इसके 2 तरीके हैं। एक ज़रा लेंथी सा है कि कोई इक्वेशन गिवन है, उसमें आप एक्स और वाई इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। इक्वेशन में मिसाल के तौर पर इक्वेशन है 2y - 3x = 4। तो इसमें पहले x = 0 पुट करें, y की वैल्यू आ जाएगी। फिर x = 1 पुट करें, y की वैल्यू आ जाएगी। फिर x = कोई तीसरी वैल्यू लाइक 3 पुट करें, y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट्स आप पुट करके x के और y की वैल्यू निकालेंगे और वो कोऑर्डिनेट्स बनते चले जाएंगे पॉइंट्स के। उन पॉइंट्स को आप ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हैं और उन्हें फिर ज्वाइन करते हैं तो आपकी इक्वेशन का ग्राफ बन जाता है। एक इसका इससे भी आसान तरीका है, वो ये है कि आप सिर्फ 2 पॉइंट्स सर्च करें। वो ऐसे कि पहले आप x को 0 के बराबर पुट करें और y की वैल्यू निकालें, फिर y को 0 के बराबर पुट करें और x की वैल्यू निकालें। जब आप x को 0 के बराबर पुट करेंगे तो आप y इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं, यानी y एक्सिस के ऊपर लाइन या ग्राफ किस पॉइंट को टच कर रहा है। और जब आप y को 0 पुट कर रहे हैं तो x इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं, यानी x एक्सिस पर वो जो इक्वेशन है, लाइन है, कर्व है, उस कहाँ पर टच कर रही है। और इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। और नॉर्मली इस चैप्टर में ज़्यादा आपकी जो ग्राफिंग स्किल है वो स्ट्रेट लाइन की ही मुझे चाहिए। राइट? तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा करने का आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करें और उसके तहत ग्राफ ड्रा कर लें। अब ये देखें, इन्होंने ये ग्राफ x की तकरीबन कोई 9 डिफरेंट वैल्यूज़ पुट की और y की फिर वो 9 वैल्यूज़ आई और इन पॉइंट्स को प्लॉट किया और फिर इन्होंने उस पॉइंट्स को ज्वाइन करके ग्राफ बनाया। अब यही ग्राफ आप ऑब्टेन कर सकते थे अगर आप सिर्फ इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते, यानी पहले x को 0 के बराबर पुट करें, फिर y को 0 के बराबर पुट करें, तो 2 पॉइंट आपके पास आएंगे। उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। राइट?
अच्छा, अब यहाँ पर ग्राफिक स्किल आपकी इन्हेंस करने के लिए चैप्टर में डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, राइट। उसके बाद जो असल टॉपिक है वो ये है, एप्लीकेशन ऑफ एन इन डिटरमिनिंग द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, पहले इसको हम समझेंगे और फिर मैं आपको इसको फाइंड आउट करने का तरीका बताऊंगा। असल में कोई भी बिज़नेस है ना, उस बिज़नेस में कुछ कॉस्ट हम इनकर करते हैं और कुछ हमें रेवेन्यूज़ आते हैं। यानी जो चीज़ हम सेल करते हैं किसी एक गिवन प्राइस पर, वो हमें वो जो प्राइस मिलती है वो हमारा रेवेन्यू होती है, ठीक है। तो अब जब कोई बिज़नेस कर रहा होता है या स्टार्ट करता है तो वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है कि मैं कितनी यूनिट्स सेल करूं तो मुझे कम से कम कोई नुकसान ना हो। तो ब्रेक इवन बेसिकली एक ऐसा ही पॉइंट है जहाँ पर आपको कोई ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, राइट। तो किसी भी कारोबार का ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पर कारोबार का ना ही नुकसान हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है, यानी वो अपनी तमाम कॉस्ट कवर कर रहा है जस्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया कि ब्रेक इवन से क्या मुराद है, तो इससे आगे फिर हम ब्रेक इवन की कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे, राइट। तो ब्रेक इवन को एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इट इज़ अ लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एट विच द बिजनेस अर्न नीदर अ प्रॉफिट नॉर इट इनकर एनी लॉस, ठीक है। तो ये चीज़ जब आपको समझ आ जाए तो उसके बाद फिर आप इसकी दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि हम ब्रेक इवन में दो चीज़ों पर फोकस करते हैं, एक रेवेन्यू और एक कॉस्ट। रेवेन्यू को यहाँ पर टोटल सेल्स भी कहा गया है, ठीक है। तो रेवेन्यू से मुराद क्या है? रेवेन्यू से मुराद ये है कि आप जितनी भी यूनिट सेल करते हैं उन सब का टोटल जो अमाउंट आपको मिलती है, यानी मिसाल के तौर पर एक यूनिट की प्राइस जो आप मार्केट में सेल कर रहे हैं 10 रुपये, अगर आप 100 यूनिट सेल करते हैं तो अब बेसिकली टोटल रेवेन्यू जो आपके पास आ रहा है वो 1000 आ रहा है, यानी प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। तो ये आपका रेवेन्यू होता है। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट बेसिकली यूनिट्स, एक यूनिट को बनाने में जितने पैसे लगे वो कॉस्ट है, 2 यूनिट को बनाने में जितने पैसे लगे वो एक यूनिट की कॉस्ट से डिफरेंट होगा। अच्छा, अब कॉस्ट को ज़रा इस तरह समझें कि कॉस्ट 2 किस्म की होती है। किसी भी चीज़ को हम जब प्रोड्यूस करते हैं तो 2 किस्म की कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ती है, एक होती है फ़िक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फ़िक्स्ड कॉस्ट से मुराद ये है कि वो कॉस्ट जो आपको इनकर करनी ही करनी है, जो आपको बर्दाश्त करनी ही करनी है, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें। मिसाल के तौर पर रेंट है किसी बिल्डिंग का या किसी एसेट की डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, राइट। तो ये या उन मुलाजमीन की तनख्वाह जिनको हमने रखना ही रखना है, जो प्रोडक्शन के साथ लिंक नहीं है बल्कि उनको हमने तनख्वाह देनी ही देनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारी फ़िक्स कॉस्ट होती हैं। वेरिएबल कॉस्ट से मुराद ये है कि वो कॉस्ट जो अगर प्रोडक्शन करेंगे तो इनकर करनी पड़ेगी, अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो नहीं इनकर करनी पड़ेगी। इसमें कौन सी कॉस्ट होती है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल शामिल है, कॉस्ट ऑफ लेबर, यानी जब प्रोडक्शन करेंगे तो हम लेबर इनको एक्वायर करेंगे, अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो लेबर नहीं रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी, फैक्ट्री के जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, कूलिंग चार्जेस हैं, ठीक है। ये तमाम जो आपके हैं ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट चूँकि प्रोडक्शन के साथ लिंक है, प्रोडक्शन होगी तो इनकर करनी पड़ेगी, अगर नहीं होगी तो नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं या हमें गिवन होती है कि एक यूनिट पर इतनी रुपए कॉस्ट आएगी, 2 यूनिट होंगे तो इतने रुपए आएगी, ठीक है। तो पर यूनिट के हिसाब से होती है। याद रखिए, रेवेन्यू या प्राइस जो है वो भी पर यूनिट होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट होती है, लेकिन फ़िक्स कॉस्ट का यूनिट्स के साथ ताल्लुक़ नहीं होता है, ये लमसम अमाउंट होती है, राइट। अच्छा, ये कंसेप्ट लेने के बाद फिर आप इसकी एग्जांपल 6 की तरफ आ जाएं, वो जिसमें कि आपको इन कंसेप्ट के हवाले से एक क्वेश्चन गिवन किया गया है। वो कहता है प्रोड्यूसर ऑफ प्लास्टिक टॉयज़ नोस दैट he can sell as many items as he can produce each day at ₹2 each. If the variable cost of production is ₹1 per piece,
and ₹500 is the fixed cost per day. What number of units must be produced and sell at least such that he may neither gain a loss nor a profit? तो इस क्वेश्चन में उसने आपसे बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट का ही कहा है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको दो फंक्शंस बनाने पड़ते हैं, एक रेवेन्यू फंक्शन जिसे सेल्स फंक्शन भी कहते हैं और एक कॉस्ट फंक्शन, राइट। तो रेवेन्यू फंक्शन बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो आपको गिवन प्राइस है उस प्राइस को आप x से मल्टीप्लाई करें। रेवेन्यू फंक्शन वुड बी इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 2x। यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं इस बुक में बहुत ज़्यादा, इस नए एडिशन में, पुरानी में इतनी नहीं थी। तो यहाँ पर जो सेल्स फंक्शन है, चूँकि प्राइस ₹2 पर यूनिट है, तो लेट अस अज्यूम दैट एट द लेवल ऑफ ब्रेक इवन दे विल प्रोड्यूस x यूनिट्स। वो कितने यूनिट बना के सेल करें नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ये हमें नहीं मालूम, इसलिए हम उसे x एज्यूम कर रहे हैं। तो आपका जो रेवेन्यू फंक्शन है या सेल्स फंक्शन है वो होगा y इज़ इक्वल टू 2x, राइट। अच्छा, जो कॉस्ट फंक्शन है उसके लिए अब दो चीज़ें अहम हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फ़िक्स कॉस्ट, ठीक है। आपकी टोटल कॉस्ट जो है ना वो होगी आपका कॉस्ट फंक्शन। तो टोटल कॉस्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो है ये टोटल कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है ₹1 पर यूनिट। तो यहाँ पर इसने कॉस्ट फंक्शन गलत गिवन किया हुआ है। कॉस्ट फंक्शन जो बनता है वो ये बनता है y इज़ इक्वल टू 1x, यानी खाली x प्लस फिक्स कॉस्ट जो आपकी गिवन है 500 वो। तो x प्लस 500 आपकी जो है टोटल कॉस्ट होगी।